नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। मैं हूं आपके साथ निखिल। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए नेशनल हेराल्ड केस एक गले की हड्डी बन चुका है। गले की हड्डी इसलिए क्योंकि लगातार आए दिन उनके ऊपर इस केस को लेकर नए खुलासे हो जाते हैं, तमाम आरोप लग जाते हैं या नई एफआईआर हो जाती है। और ये हमेशा कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि ये विपक्ष को दबाने के लिए किया जा रहा है, ये एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, और ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी ये कांग्रेस पार्टी को डराने की कोशिश की जा रही है। इस तरीके के आरोप लग जाते हैं। आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि ये जो नेशनल हेराल्ड केस है क्या और इसका पूरा मामला क्या है। अगर हम नेशनल हेराल्ड की बात करें तो ये एक न्यूज़पेपर की कंपनी थी जो आज़ादी से पहले चालू हुई थी। लगभग 1938 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसको शुरुआत की गई थी और काफ़ी लंबे टाइम तक ये चलती रही। इनकी जो पेरेंट कंपनी थी उसको एसोसिएट जर्नलिस्ट लिमिटेड कहा जाता था। जो नेशनल हेराल्ड था उसके ऊपर पहला आरोप या सुर्खियों में पहली बार नेशनल हेराल्ड तब आया था जब कांग्रेस पार्टी ने उन्हें बिना ब्याज के 90 करोड़ रुपए का कर्ज दिया था। कर्ज दिया, विवाद में तो ये लोग आ गए। उसके बाद नया विवाद तब खड़ा हो गया जब 2010 में एक कंपनी रजिस्टर्ड होती है यंग इंडियन लिमिटेड नाम से, और उसके अंदर सोनिया गांधी और राहुल गांधी 38% शेयर होल्डर रहते हैं और अन्य भी व्यक्ति रहते हैं। उनमें से एम पित्रोदा का भी नाम होता है। और जो एजेएल है, एजेएल मतलब एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड, जो नेशनल हेराल्ड को कंट्रोल करती थी, और वो जो एजेएल के और नेशनल हेराल्ड के 2000 करोड़ के लगभग जो लाइबिलिटी थी उसको मात्र 50 लाख रुपए में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और यहाँ पर बात ये भी है कि 2000 करोड़ की लाइबिलिटी के अलावा 90 करोड़ का सरकार द्वारा कर्ज दिया गया था, ब्याज मुक्त। वो भी इसको मात्र 50 लाख रुपए में एजेएल से यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी नाम से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिसमें 38% हिस्सेदारी राहुल गांधी की होती है और 38% सोनिया गांधी की होती है। कंपनी का लगभग एजेएल का 99.8% जो हिस्सा होता है वो 50 लाख में खरीद लिया जाता है। उसके बाद फिर केसों का सिलसिला चालू हो जाता है। बीजेपी आती है, बीजेपी आरोप लगाती है कि 90 करोड़ का लोन देकर 2000 करोड़ की संपत्ति हड़प ली गई। कांग्रेस का उस पर जवाब आता है कोई पैसा लिया ही नहीं गया, संपत्ति संस्था के पास ही है, सब वैध है। उनका ये कहना था कि ये एक नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है और वो जो 2000 करोड़ की लायबिलिटी थी उसको एसेट बनाने के लिए इस तरीके का कदम उठाया गया, ये कंपनी बनाई गई। अगर हम आरोप की बात करें तो लगातार आरोप लग किस किस पे रहे हैं, तो सबसे बड़ा आरोप तो गांधी परिवार पे लग रहा है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और यंग इंडिया लिमिटेड के जो निदेशक थे उन पर, जैसे सैम पित्रोदा हो गए, और कुछ एजेएल के अधिकारी थे उन पे तमाम तरीके की धाराएं लगी। मनी लॉन्ड्रिंग का केस हुआ। बीजेपी ने तो साफ तौर पर भ्रष्टाचार का मामला बता दिया। इसके अंदर जो सबसे पहली कंप्लेंट हुई थी वो हुई थी 2012 में, जो की थी सुब्रमण्यम स्वामी ने। सुब्रमण्यम स्वामी देश के एक बहुत बड़े नेता हैं, बीजेपी में भी लंबे टाइम तक रहे और बीजेपी के खिलाफ भी रहे। पर जब केस किया गया था तो उस टाइम पर सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के साथ नहीं थे और कांग्रेस स्वामी पर आरोप लगा रही थी कि ये एक बीजेपी के एजेंडे का चेहरा है। स्वामी बीजेपी के साथ नहीं थे पर वो मतलब सदन वदन में रहते थे, हिस्सा थे सदन का। उसके बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी। इस तरीके के सुब्रमण्यम स्वामी पर भी आरोप लगाया क्योंकि उनका जो सिलसिला है वो सोनिया गांधी या राहुल गांधी के खिलाफ हमेशा से चलता रहा है। अब असलियत में विवाद यहाँ से चालू हो जाता है कि 2014 में आती है केस के बाद मोदी की सरकार। मोदी की सरकार आने के बाद जो ईडी और सीबीआई होती है उसकी जो जांच होती है वो काफ़ी ज़्यादा तेज हो जाती है और कांग्रेस पार्टी इसे राजनीतिक प्रतिशोध का नाम देती है। उसके बाद लगातार सामान आते हैं, जमानतें भी बीच बीच में होती रहती है, तमाम संपत्तियों का अटैचमेंट किया जाता है। कांग्रेस पार्टी जो है उस समय भी ऐसे आरोप लगा रही थी कि ये जो एजेंसियां हैं वो सत्ता के आदेश पर चल रही है, हकीकत पर नहीं। अप्रैल के महीने में इसी मामले के ऊपर चार्जशीट भी दायर होती है जिसमें एक मतलब 988 करोड़ का केस दिखाया जाता है। और अब नवंबर के महीने में जो कल मतलब 30 तारीख थी, एक और एफआईआर हो जाती है ताज़ा। ये दूसरी एफआईआर है। इससे पहले भी एक और एफआईआर होती है, वो 2016 में होती है। सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा कंप्लेंट होती है, उस पर ट्रायल चालू होता है, केस वगैरह चलता है। पर जो प्रॉपर एफआईआर होती है वो 2016 में होती है और दूसरी एफआईआर 30 नवंबर को होती है। इसके बाद कांग्रेस फिर आरोप लगाती है कि ये वोट चोरी और एसआईआर विवाद से ध्यान को भटकाने के लिए है। अब हम ईडी की बात करते हैं कि ईडी जब इतने लंबे टाइम तक इस केस पे काम कर रहा है
तो उसने क्या कहा या उसने जुड़े हुए कोई पॉइंट्स मुद्दे वो क्या लगातार कह रहा है। अब तक ईडी का आरोप ये है कि जो यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी है उसने एजेल की 2000 करोड़ की पहले तो संपत्ति हड़प ली। इसके अलावा एक बार ईडी ने ये भी कहा था कि इसका अगर हम पूरा सब कुछ हिसाब किताब मिलाएं तो ये लगभग 5000 करोड़ से ज़्यादा है। ये जो नया दावा था वो इस कहानी को और थोड़े अपर लेवल पर ले गया, क्योंकि 5000 तो फिर बड़ा अमाउंट हो गया था। इसको ईडी ने एक नया और कथित तौर पर एक फ्रॉड मॉडल का भी नाम दिया था। इसमें यह भी बताया गया था कि जो एजेएल का जो टेक ओवर था वो काफ़ी सस्ते में लिया गया, क्योंकि 2000 करोड़ की लायबिलिटी मात्र 50 लाख में कैसे दी जा सकती है। संपत्ति तो संपत्ति थी, वो भी सरकार की संपत्ति थी, और जो यंग इंडिया लिमिटेड थी वो प्राइवेट कंपनी रजिस्टर्ड हुई थी, भले ही नॉन प्रॉफिटेबल भी क्यों ना हुई हो। अब ईडी कहती है कि ये जो सिर्फ टेक ओवर है, ये टेक ओवर नहीं बल्कि एक फर्जी डोनेशन, फर्जी एड्स, फर्जी एडवांस रेंट के जरिए लगातार पैसा जुटाया जा रहा था यंग इंडिया लिमिटेड द्वारा, कि लगे कि हाँ ये जो है वो सेल कंपनी नहीं है, एक असलियत में कंपनी है। अगर हम ईडी की आगे बात करें तो ईडी ने इसे एक पूरा राजनीतिक नेटवर्क फंडिंग और फर्जी अकाउंटिंग, 2000 करोड़ की संपत्ति मात्र 50 लाख में ले लेना, इसको एक पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बताया साफ तौर पर। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ईडी ने और क्या क्या आरोप लगाया, तो ईडी ने यह भी आरोप लगाया था कि 18.12 करोड़ का जो है इसको फर्जी डोनेशन भी दिया गया था। कांग्रेस नेताओं के माध्यम से यंग इंडिया को पैसा दिलवाया गया। यह दावा जो था वो इन दावों को और मजबूत कर देता है कि इस सेल कंपनी को एक तरीके से दिखाया जा रहा था कि ये कंपनी जो है वो सही में ग्राउंड लेवल पर भी है। इसके अलावा 38 करोड़ का जो फर्जी एडवांस रेंट भी दिखाया गया था। अगर हम आगे बात करें तो ये भी दिखाया गया था इसमें कि जो 29 करोड़ के फर्जी एड्स हैं, विज्ञापन दिए जाते थे तमाम नेताओं द्वारा, बिजनेसमैन द्वारा इस कंपनी को एक हकीकत दिखाने की। इसके अलावा कुछ एंगल्स ये भी हैं जिसमें बीच में डीके शिव कुमार का भी नाम आ गया था कि उन्होंने 25 लाख खुद भी दिए हैं, 2 लाख ट्रस्ट के थ्रू दिए हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ईडी डरा धमकाकर नाम घसीटती है ताकि ये विवाद रहे। बीजेपी ने यह आरोप लगा दिया था कि ये जो फंडिंग है ये एक फंडिंग का रैकेट था। रेवंत रेड्डी का भी नाम आ गया था इसके अंदर, इस केस के अंदर। अब जो कांग्रेस है वो लगातार यही कह रही है कि ईडी जो है विपक्ष शासित राज्यों को भी घेर रही है, ये इनका एक स्पष्ट एजेंडा है। अगर हम आगे बात करें तो ईडी ने लगातार 3-4 आरोप लगा दिए हैं इनके ऊपर कि एजेएल की जो संपत्ति है उसको हड़पा गया है। यंग इंडिया लिमिटेड जो है वो एक तरीके से कोई कंपनी नहीं, एक तरीके से वो राजनीतिक नेटवर्क था। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि 414 करोड़ की टैक्स चोरी भी हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस तो चल ही रहा है। अब कांग्रेस की बात करते हैं कि कांग्रेस लगातार क्या कह रहा है। कांग्रेस कह रहा है कि ये जो फर्जी डोनेशन है, एनजीओ को डोनेशन मिलना अपराध नहीं होता, क्योंकि ये कंपनी एक एनजीओ के नाम से रजिस्टर्ड थी। विज्ञापनदाता का जो है उन्होंने ये कहा कि जो एडवर्टाइजमेंट दिए गए थे उन पर प्रेशर डालकर उनके बयान बदल दिए गए। पूरा जो मामला है वो गांधी परिवार को टारगेट करने के लिए कहा जा रहा है, कांग्रेस पार्टी को कमज़ोर करने के लिए कहा जा रहा है। इस केस के अंदर कोई दम नहीं है, नहीं तो पिछले 12 साल से कुछ तो वो होता, पर कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ तारीखें बढ़ रही हैं, केस दब जा रहा है, केस बीच में अचानक उठ जा रहा है। इस तरीके के कांग्रेस आरोप लगा रही है। कांग्रेस पार्टी की स्पोक पर्सन और सोशल मीडिया की हेड सुप्रिया सेनेट ने भी आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पालतू जांच एजेंसियां अब एक और फर्जी केस और झूठे केस बनाने में जुट गई है। नेशनल हेराल्ड मामले में राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित एक झूठा केस है जो 12 साल से चल रहा है। इन 12 सालों में ईडी के पास कोई समन तक नहीं हुआ और मूल अपराध के आधार पर यह जो झूठा केस गढ़ा गया था यहाँ पर आरोप तक तय नहीं हुआ है। असल में ये एक प्रिडिकेट ऑफेंस अदालत ने स्थगित कर रखा है। पिछले 12 सालों तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी, अब अचानक 12 साल के बाद ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में एक और एफआईआर दर्ज कर दी है। अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें, वर्तमान स्थिति की अगर हम बात करें तो जो ये मामला है वो 16 दिसंबर की अगली सुनवाई तक, जो ईडी है वो नया संज्ञान लेगी और नए आरोप कोर्ट में तय करेगी। अब कोर्ट में आरोप तय होते हैं या नहीं होते हैं ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। रही बात नेशनल हेराल्ड केस, बहुत बड़ा है, बहुत लंबे टाइम तक विवादों में रहा है। विवादों में इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी इसको लगातार ये बता रही है कि ये सिर्फ एक राजनीतिक प्रेरित केस है, ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी को कमज़ोर करने और गांधी परिवार को कमज़ोर करने के लिए किया गया केस है। अब आने वाले वक्त में इस केस में क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा, और आरोप तय होते हैं या नहीं होते इस नई एफआईआर पे ये 16 दिसंबर को ही पता चलेगा। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पॉलिटिकल पंचायत को सब्सक्राइब करना ना भूलें।